हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू ओनाक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया आपको यहाँ पे करा रही हूँ क्लास 10th मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर 3rd। ओके, और इस प्रैक्टिस पेपर 3rd में जो हमने लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक डिस्कस कर लिए थे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे करा देती हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे जिसमें हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। फाइंड द मीडियन वेट। हमें यहाँ पर मीडियन वेट यानी कि माध्यक वजन ज्ञात करना है। तो बच्चों, मीडियन यानी कि माध्यक का जब हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, हम उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग मीडियन की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H के। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी मीडियन क्लास यानी कि माध्यिका वर्ग क्या है। तो उसके लिए ना हमें सबसे पहले समेशन ऑफ F जो है यानी कि N की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी होती है। तो बच्चों ये हमें यहाँ पर दी हुई है ऑलरेडी कि ये हमारे पास 30 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि N का मान हमारे पास 30 है यानी कि 30, और ये हमारे पास कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन यानी कि सम संख्या है। तो जब हम मीडियन क्लास को छाटेंगे यहाँ पे, तो मीडियन क्लास के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला, छोटा सा एक फॉर्मूला जो होता है उसका यहाँ पे यूज़ करना होगा। उसके लिए हम N/2 ये वाला हम यहाँ पे टर्म लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद N/2 + 1 वाला टर्म लेंगे और फिर उनका एवरेज निकालेंगे यानी कि माध्य निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर 2 से भाग भी देना होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 30 है तो 30/2 यानी कि हमारे पास 15 हो गया। तो हमें 15th टर्म चाहिए, उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए 16th टर्म। ठीक है, और ये जो दोनों हमारे पास टर्म है हमें यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पे एवरेज ले लेना है। तो अब जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे टेबल को बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो टेबल के बनाने के लिए हम ना यहाँ पे जो कॉलम्स है वो ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कॉलम्स जो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास इंटरवल जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है उस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे वजन यानी कि वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेट लेना है, वेट यानी कि वजन। और वजन के बाद नेक्स्ट जो कॉलम है हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग विद्यार्थियों की संख्या है। विद्यार्थियों की संख्या यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे बारंबारता के मान है। ठीक है, फिर हमें x यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, क्लास मार्क कैलकुलेट करना होगा। और क्लास मार्क को कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पर CF कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो वज़न है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 40 से 45 तक है, फिर उसके बाद 45 से 50 है। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 50 to 55, 55 से लेकर 60 है, एंड देन 60 to 65 है, और उसके बाद 65 to 70 है, एंड लास्ट है 70 to 75। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो F ले लेते हैं 2, 3, उसके बाद 8, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है 6, 3 एंड 2। अब आपको x कैलकुलेट करना है। तो जो भी क्लास इंटरवल है ना हम उनको प्लस करेंगे पहले, जैसे कि 40 और 45 को प्लस किया और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 85/2 आ जाता है। ठीक है, 85/2 यानी कि डिवाइड करने पर मिलता है हमें 42.5। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 42.5। अब नेक्स्ट टाइम में अब हम देख रहे हैं कि क्लास इंटरवल हमारे पास कितना है, यानी कि वर्ग अंतराल है 5। तो हर बार ना हम 5 जोड़ते हुए चले जाएंगे, बार बार नहीं यहाँ पे इस तरीके से करेंगे कि मतलब ये वाला प्रोसीजर हम बार बार नहीं करेंगे वरना हमें बहुत टाइम लगेगा। हम बस यहाँ पे 5 जो है वो ऐड करते हुए यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमें इस तरीके से ये टेबल मिल जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है CF। तो CF के लिए हमें ना सारी F की वैल्यूज़ को ऐड करना होता है। तो सबसे पहले 2 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हम 2 + 3 करेंगे। ओके बच्चा, तो 2 + 3 हमारे पास 5 हो जाएगा। फिर अगेन हम 5 + 8 करेंगे, 5 + 8 हमारे पास हो जाएगा 13। फिर 13 और 6 करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 और 6 करेंगे तो 25, 25 और 3 हम करेंगे तो 28, और 28 और 2 हमारे पास मिल जाएगा 30। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे टेबल बन जाती है। अब इस टेबल में हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो देखेंगे वो किसका देखेंगे, सबसे पहले N/2 15th टर्म हमें देखनी है।
ठीक है। तो बच्चों 15th टर्म का मतलब है कि जो 15 नंबर पे आ रही है, तो वो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसमें 19 जो है यहाँ पर, ये वाला जो 19 है हम इसके लिए लेंगे, ठीक है। तो ये 15th टर्म भी यहीं आ रही है हमारे पास, 16th टर्म भी यहीं आ रही है, ओके। और फिर यहाँ पर ये कौन सी क्लास हो जाएगी हमारे पास, 55 to 60। तो मतलब हम 55 to 60 जो है वो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पे आपको n/2 और n/2+1 वाले के अकॉर्डिंग क्यों बताया है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर डायरेक्ट अगर चाहें तो n जो है यहाँ पर इसको भी डिवाइड करके देख सकते हैं कि n/2 हमारे पास क्या हो जाता है, 15th हो जाता है। तो हम 15th वाला नंबर देखें तो वो भी हमारे पास यही होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मेरे हिसाब से अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 55 to 60, ठीक है, 55 to 60 में ये हमारी मीडियन क्लास हो गई है। मीडियन क्लास इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा पास यहाँ पे हमारा माध्यक वर्ग हो गया है, ठीक है। तो माध्यक वर्ग में जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, इसमें जो वैल्यूज़ चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली कि क्या क्या आपके पास वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे देखें एल का मतलब लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, वो हमारे पास है जी 55, ठीक है। उसके बाद एच यानी कि क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, तो उसके लिए आप 60 में से 55 को माइनस कर दीजिए, आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है n/2। n/2 बच्चों हमारे पास कितना आया, 15, ठीक है। और 15 के बाद हमारे पास आता है एफ यानी कि बारंबारता, जो भी हमारे पास माध्यिक का वर्ग है उसकी बारंबारता, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 6 है, ठीक है। तो f की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 6 और लास्ट में अब हमारे पास बचा सी एफ यानी कि जो हमारे पास मीडियन क्लास है उससे पहले वाले वर्ग की हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो पहले वाला जो क्लास इंटरवल है वो ये है और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता ये हमारे पास कितनी है, 13 है, ठीक है। अब हमारे पास सबके मान आ चुके हैं, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हमें फिर मीडियन यानी कि माध्यिका क्या मिलेगी, देखिए एल का मान है यहाँ पे 55, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस में क्या था, n/2 हमारे पास कितना आया, 15 माइनस सी एफ हमारे पास है 13 अपॉन एफ यानी कि जो बारंबारता है वो है 6 और वर्ग अंतराल है हमारे पास 5। तो हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 15 में से 13 गए तो हमारे पास 2 बचेंगे और ये 2/6 और गुना हो जाएगा 5, ठीक है। 2/6 यहाँ पे आपस में कटकर 1/3 हो सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 55 प्लस में 5/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और 5/3 यानी कि आप 5 में 3 से भाग दीजिए तो आपको मिलेगा 1.67। तो ये हमारे पास ओवरऑल मिलेगा 56.67 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे माध्यिका आ जाती है यानी कि मीडियन आ जाती है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट भी हो जाता है। अब बच्चों मैं प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को कराना भूल चुकी थी, उसके लिए सो सॉरी। अब नेक्स्ट जो फर्दर क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो भी इसी वीडियो में मैंने ऐड कर दिए हैं, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की लैंग्वेज को अगर हम देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। और जो हेमिस्फेयर है उसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर यानी कि बेलन। तो बच्चों आपको अर्धगोला बनाना है पहले तो, ठीक है। इस तरीके से हम एक अर्धगोला बना लेंगे और इस अर्धगोले के ऊपर हम एक बेलन के प्रकार की आकृति भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास आकृति बन जाती है, ठीक है। नाउ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। जो आपका अर्धगोला है इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो त्रिज्या आपकी इस तरीके से भी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे कि डायमीटर जो है वो है 14 सेंटीमीटर यानी कि व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हमारे पास यहाँ पे हो जाती है 14/2
7 सेंटीमीटर। और ये जो त्रिज्या है ये दोनों के लिए होगी, ये आपके हेमिस्फेयर के लिए भी होगी और सिलेंडर के लिए भी होगी। यानी कि जो आपके पास यहाँ पे अर्धगोला है उसके लिए भी ये आपकी त्रिज्या होगी, और यही त्रिज्या आपकी किसकी है, बेलन की भी है, दोनों की बराबर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये जो भी आपके पास यहाँ पे वेसल है इसकी कंप्लीट हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्लीट हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट। ठीक है बच्चों, तो आपके पास टोटल है 13, तो 13 में से अगर आप यहाँ पे 7 को माइनस कर देते हो तो आपके पास सिलेंडर की हाइट हो जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे h, दैट मीन्स दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास यहाँ पे बेलन है उसकी ऊंचाई। तो ये हमने यहाँ पे निकाल ली है, कितनी है 13, और इसमें से हमने 7 घटा दिया तो ये हमारे पास आ जाती है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो चाहिए। ठीक है, इनर सरफेस एरिया। तो बच्चों आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं यानी कि अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमें एक तो ये जो आपका अर्धगोला है इसका अंदर का चाहिए यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कितना होता है 2πr²। ठीक है, और साथ साथ में ये जो हमारे पास बेलन है इसका भी हमें अंदर का क्षेत्रफल चाहिए जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, यानी कि उसका मान हमारे पास हो जाता है 2πrh। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, किसका, सिलेंडर का। ओके, और सिलेंडर के सरफेस एरिया के साथ साथ अब हमें यहाँ पे चाहिए कर्व्ड हेमिस्फेरिकल पोर्शन। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व्ड हेमिस्फेरिकल पोर्शन। वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बच्चों 2πrh होता है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में जो आपके पास यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस होता है इसका आपके पास क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। वैल्यूज आपके पास है ही। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखते हैं कि r जो दोनों के लिए सेम है तो हम यहाँ पे 2πr जो है वो कॉमन ले सकते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास h प्लस r मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू पाई, पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, और r रेडियस है जो कि 7 है, एंड h दिस इज द हाइट, और हाइट हमारे पास कितनी है 6, प्लस r है हमारे पास 7। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करना चलते हैं तो 7 से 7 कट जाता है, तो आपके पास बचता है 2 इंटू 22, और 7 और 6 हो जाते हैं 13। तो यहाँ पे आपके पास ये मिलता है 44 इंटू 13। तो 44 इंटू 13 अगर हम यहाँ पे करते हैं बच्चों तो 13 4 जा 52, तो 5 मिलता है, फिर 13 4 जा 52 और 5 हो जाता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 हो जाता है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 8 महिलाएं और 12 पुरुष किसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों फोकस करना इस बात पे, आपके पास 8 तो वुमेन्स हैं। ठीक है, 8 वुमेन यानी कि 8 महिलाएं, एंड 12 मैन यानी कि 12 मैन। तो 8 महिला और 12 मैन ये मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, 10 डेज में। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो इसमें है कि while 6 women and 8 men can finish it in 14 days। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो अब हमारे पास 6 महिलाएं यानी कि 6 वुमेन एंड 8 मैन, ठीक है, यानी कि 8 पुरुष, ये मिलकर इस काम को करेंगे यहाँ पे 14 दिनों में कंप्लीट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आपसे ये कहते हैं कि
find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि ओनली एंड ओनली मतलब कि एक महिला और एक पुरुष, ठीक है, एक महिला और एक पुरुष जो है ये अकेले अगर इस काम को करने चलते हैं तो इनको अकेले को इस काम में कितने दिन लगेंगे, यानी कि एक वुमेन और एक मैन, ठीक है, एक वुमेन और एक मैन, और अब आपको ये बताना है कि कितने दिन यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे। अब बच्चों जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम एक पॉइंट नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कि जब 8 वुमेन और 12 मैन यहाँ पे लगे हुए हैं, 10 डेज तक लगे हुए हैं, तो 10 डेज में ये कितना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये ओनली एक काम ही यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं ना, ओनली वन वर्क। और ऐसे ही अगर 6 वुमेन यहाँ पे और 8 मैन आपस में लगे हुए हैं तो वो भी कितना वर्क कर रहे हैं, ओनली वन वर्क यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब ये 10 डेज लग रहे हैं, ओके 10 डेज, तो ये कितना काम कर रहे हैं, ओनली वन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया आप इनका ये बताओ कि इन्होंने एक दिन में कितना काम किया है, ओनली 1 डे वर्क, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/10। क्लियर। तो इसका मीनिंग ये हुआ हमारे पास कि जब हमारे पास 8 वुमेन, ठीक है, 8 वुमेन और 12 मैन आपके पास यहाँ पे लगते हैं, ठीक है बच्चों, तो 8 वुमेन और 12 मैन आपके पास लग रहे हैं, तो ये यहाँ पर 1/10 वर्क यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। सिमिलरली अगर हम 6 वुमेन और 8 मैन के साथ देखें तो यहाँ पे इनका 1 डे का वर्क जो होगा वो कितना होगा, जरा आप बताएंगे मुझे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 14 डेज ले रहे हैं, ठीक है, एक काम को कंप्लीट करने में, तो 1/14 इनका एक दिन का काम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास होगी 6 वुमेन प्लस 8 मैन इज इक्वल टू 1/14 वर्क, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमें ये चेक करना है कि एक मैन और एक वुमेन मिलकर एक दिन में कितने दिन ये काम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखो बच्चों, आपने एक पॉइंट नोटिस किया होगा यहाँ पे, क्या कि जितना आपके डेज हैं, ठीक है, जितने आपके डेज लग रहे हैं, लाइक मैंने कहा कि मेरे 10 डेज लग रहे हैं, तो मेरा वर्क कितना है 1/10, ये रेसिप्रोकल हो गया है, उल्टा। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि जी मेरे पास 14 दिन लग रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा वर्क कितना हो गया, 1/14 हो गया है, तो ये भी उल्टा हो चुका है, रेसिप्रोकल हो गया है। अब हमने वर्क में यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ले ली है, तो हम यहाँ पर 1 वुमेन और 1 मैन यानी कि एक महिला और एक पुरुष के द्वारा किया गया काम निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो हमारे पास टाइम निकल आएगा। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको तो एक काम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। और फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको हम यहाँ पर किससे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए 3 से करते हैं, तो 3 8 जा 24, नेक्स्ट 3 × 12 हमारे पास 36 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 3/10, ओके। और जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास 24W होगा, प्लस 4 8 जा 32 मैन इज इक्वल टू 4/14 हो जाएगा। अब एक काम कर दीजिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, ठीक है, इनको माइनस कर दीजिए, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाता है। 36 - 32 ये हमारे पास बच्चों यहाँ पे 4m के इक्वल आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास 3/10 - 4/14 हो जाएगा। एलसीएम अगर आप लोगे तो यहाँ पे 140 एलसीएम आएगा, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 14 3 जा 42 - 4 10 जा 40, दैट मीन्स 2/140, ये हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको बच्चों ये 4m की वैल्यू मिलती है, कितनी, 2/140, ठीक है। तो इसके थ्रू आप यहाँ से 1 मैन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 2/4 × 140,
ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आता है 1/280। यानी कि बच्चों देखो, आपको एक मैन, ओके, आपसे पूछा है ना, एक मैन की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/280, और ये आपके पास क्या आया है, वर्क। तो एक मैन को कितना टाइम लगा, आप रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 280 डेज लगेंगे। ठीक है। अगर एक अकेला इंसान, सॉरी, एक अकेला मैन, आदमी, पुरुष इस काम को करेगा तो उसे 280 दिन लगेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में वुमेन का भी कैलकुलेट करना है। तो आपके पास जो ये मैन की वैल्यू आई है, वन मैन की 1/280, आप इस वैल्यू को हम यहाँ पर नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। और इसको किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 1 में ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 8 वुमेन आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है। मतलब मैन की तो वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, अब वुमेन की कैलकुलेट करनी है, प्लस 12 एम यानी कि वन मैन का वर्क, एंड दैट इज इक्वल टू 1/280। ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1/10। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 8W प्लस 12/280 मिला। ठीक है। और ये है हमारे पास 1/10 के इक्वल। तो यहाँ से आप 8W कैलकुलेट करेंगे तो 1/10 माइनस 12/280 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। एलसीएम लिया तो 280 आपके पास आया, तो यहाँ पे ये 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, और यहाँ पे मिलेगा 12। तो 28 माइनस 12 जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 16 आता है। ठीक है। तो 16/280 ये हमारे पास 8W की वैल्यू है। तो इससे हमें 1W की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 16/280 तो है ही। ठीक है। 8 भी नीचे आ चुका है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और 2 1 जा 2, और ये 140। तो 1 वुमेन जो है वो कितना वर्क कर रही है, यहाँ पे हमारे पास 1/140 वर्क। ओके। और इसका मतलब ये हुआ कि 140 डेज। तो वुमेन जो है वो ज़्यादा यहाँ पे वर्क कर रही है, मतलब ज़्यादा जल्दी वो यहाँ पे काम कर रही है। तो 140 डेज में वुमेन जो है वो वर्क कंप्लीट कर लेगी, और अगर एक मैन काम करेगा तो वो 280 डेज का यहाँ पे टाइम लेगा। ठीक है। सो क्वेश्चन इज क्लियर। तो अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर, एक मीनार के शीर्ष से। तो बच्चों हम यहाँ पे मीनार का कॉन्सेप्ट जो है वो ले लेते हैं पहले। ठीक है। चलिए, हमने सपोज किया कि ये हमारे पास मीनार है, और इसका शीर्ष टॉप पॉइंट आपके पास ये है। ठीक है। अप पॉइंट, इसको हम नेम दे देते हैं ए। और मीनार के फिर आपसे क्या कहा है, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ 2 कार्स, 2 कार है, और एंगल ऑफ डेप्रेशन की अब बात करेंगे। ठीक है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टावर। ओके। ये बेस है टावर का, और ये हो गई है स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे कहीं पे 2 कार रखी हुई हैं। ठीक है। मतलब कार खड़ी हुई हैं। सपोज कर लीजिए एक कार ये है हमारे पास, ठीक है, और एक कार हमारे पास ये है। ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं इन 2 कारों के बारे में आपसे, कि एंगल ऑफ डेप्रेशन इन दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। तो बच्चों हम यहाँ से ए से इस कार का एंगल ऑफ डेप्रेशन लेंगे, इस कार का डेप्रेशन लेंगे एंगल ऑफ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल हम ले रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो एंगल आप यहाँ पे ले रहे हो, नेक्स्ट आप लोगे दूसरी वाली कार का डेप्रेशन। तो दूसरी वाली कार के लिए हम ये डेप्रेशन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। और जब हम इस तरीके से यहाँ पर ये डेप्रेशन इसका लेंगे, तो अब हम लेंगे ये वाला एंगल। तो एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। तो 30 डिग्री ये वाला होगा जो छोटा वाला होगा। ठीक है। और जो दूसरा वाला एंगल है, इसको मैं यहाँ पे ये रेड कलर से दिखा देती हूँ, ये हमारे पास है 45 डिग्री। तो बच्चों ये अवनमन कोण मिल गए हैं। ठीक है। अवनमन कोण। और इसके बाद ये देखो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ़ द कार्स आर 83 मीटर अपार्ट, कि जो दोनों कारें हैं वो एक दूसरे से 83 मीटर 83 मीटर की डिस्टेंस पर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 83 मीटर है। ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब आपको h यहाँ पे ज्ञात करना है।
तो बच्चों जब हम इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दोनों कारें हैं अलग अलग से कितना कोण बना रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 45 डिग्री वाला देखें तो बच्चों यहाँ से ना ऐसे ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे ऐसे देखो ये Z बन रहा है, तो मतलब ये Z बन रहा है हमारे पास। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं यानी कि एकांतर कोण। तो इस कोण का मान हमारे पास कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर लेंगे ट्राइंगल ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कोण 45 डिग्री है। तो बच्चों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब 45 डिग्री का कोण होता है, अगर हम यहाँ पर tan 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। tan 45 डिग्री यानी कि लंब बटे आधार, ठीक है। लंब हमारे पास कितना है AB, आधार कितना है हमारे पास BC, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू है 1, ठीक है। AB की हाइट हमने यहाँ पर h सपोज की है, जो कि हमें पता करनी है, हमें नहीं पता इसके बारे में। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे देखो h अपॉन BC इज इक्वल टू 1। इसका मतलब h की वैल्यू BC के इक्वल है। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसकी जगह h लिख सकते हो BC की जगह, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ जी। चलिए अब ये तो हो गया ट्राइंगल ABC में। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। तो दूसरे ट्राइंगल में हम यहाँ पे देखेंगे कि Z हमारे पास एक ऐसे भी बनता है जी, यानी कि ये भी एकांतर कोण आता है जो कि 30 डिग्री का आता है। अब ये जो आता है ये दूसरे वाले त्रिभुज में आता है, त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो त्रिभुज ABD में अब यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है, तो आप tan 30 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए। आप जानते हैं कि इसका जो मान है 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का, वो 1/√3 होता है, यानी कि 1/√3, ठीक है। लेकिन tan 30 डिग्री तो वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AB हो गया परपेंडिकुलर और बेस कितना हो गया, अब इसके लिए तो ये कंप्लीट, ये पूरा हो गया बेस यहाँ से यहाँ तक, BD, AB अपॉन BD इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसको सॉल्व करने चलते हैं तो हम जान रहे हैं या देख भी पा रहे हैं यहाँ पे कि BD जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो ये है BC और दूसरा है हमारे पास CD, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके लिए लिख सकते हैं दिस इज मेड ऑफ BC प्लस CD इज इक्वल टू 1/√3। अब बच्चों हमने अभी यहाँ पे देखा क्या कि AB और BC, अगर आप इस इक्वेशन से देखो तो AB और BC दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। और जो दोनों हैं उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, H के इक्वल है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए, AB के लिए भी H, BC के लिए भी H, और CD आपको दिया हुआ है 83, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुना कर लेते हैं तो √3 गुना हो जाएगा H के साथ, और ये हो जाएगा H प्लस 83। H यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो √3H माइनस H बराबर 83, ठीक है। अब यहाँ से हम H कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 83। तो H की जो मान है वो कितनी आएगी आपके पास, 83/√3 माइनस 1। तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे ऊंचाई का मान आ जाता है। ये सब मान आपको मीटर में दिए हुए हैं, तो हम इसका मान भी किस में लेंगे, मीटर में। आप चाहे तो इतना रख सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि रेशनलाइजेशन। तो इसमें जो भी हमारे पास हर राशि होती है यानी कि डिनोमिनेटर, उसमें हम साइन चेंज कर देते हैं और हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो 83 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस 1 से, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास 83 अपॉन √3 प्लस 1 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 यानी कि 2। सो 83 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं ये 36, इसका हमारे पास एक पार्ट और है, मतलब ये चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, अथवा वाला प्रश्न है, दोनों में से एक ही करना होगा, जब एग्जाम में मिलेगा तब। यहाँ पे कहते हैं कि 2 poles AB एंड PQ ऑफ सेम हाइट 35 मीटर। ये जो AB है इसकी भी हाइट 35 मीटर है, जो PQ है इसकी हाइट भी 35 मीटर है।
आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ, ठीक है। यानी कि ये जो रोड है यहाँ पे हमें बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे बोला हुआ है कि 80 मीटर का ये रोड है, तो 80 मीटर चौड़ा ये हमने यहाँ से यहाँ तक का रोड ले लिया और इसके दोनों तरफ ए बी और पी क्यू जो है ये खड़े हुए हैं और इनकी ऊंचाई बराबर है। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स from a point C between them on the road are 60 degree and 30 degree respectively। मतलब ये एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है C। अब इस C पॉइंट से एक वाला जो आपके पास पोल है इसका तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, अब यहाँ पे उन्नयन कोण है 60 डिग्री और दूसरे के लिए है 30 डिग्री, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ए बी और पी क्यू, ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे ये जो आपके पास क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चन में दोनों में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में डिफरेंस है, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो ध्यान से देखो। क्या कि यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि दो पोल्स हैं जिनकी हाइट सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपको पोल्स की हाइट दी हुई है, ठीक है। एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, आपको ये जो पोल के बीच की डिस्टेंस है ना, जैसे यहाँ पे हिंदी मीडियम में तो 80 मीटर दी हुई है, वो आपको अभी फाइंड आउट करनी है। तो मैं पहले इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझा देती हूँ, फिर मैं हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। दोनों में ही ना क्वेश्चन को थोड़ा सा ना मतलब ट्विस्ट कर दिया है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पूछ लिए गए हैं। तो हम पहले फर्स्ट वाला इंग्लिश ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब जैसे कि इन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, आपको पोल्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर x सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों पोल के जो बीच की जो दूरी है यानी कि बी क्यू, वो हम यहाँ पर क्या सपोज कर रहे हैं x, ठीक है, ये हमने यहाँ पे मान लिया है, लेट। तो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल में हमारे पास जो एंगल सी है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब 60 डिग्री का आपके पास अगर कोण है यहाँ पे तो आप tan 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, ठीक है। तो tan 60 डिग्री यानी कि आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए आपको, यानी कि इसका लंब बटे आधार चाहिए। तो बच्चों tan 60 डिग्री, वैसे अगर हम देखें तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, ठीक है। और अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू चाहिए और वो कितनी है, √3। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35, ठीक है। और बी सी यहाँ पे है ही, और उसके बाद ये कितना है, √3 है। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बी सी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो बी सी यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 35 अपॉन √3, ठीक है। ये हमें BC की वैल्यू मिल गई है, पहला पॉइंट। अब जैसे BC की वैल्यू मिली है, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर CQ की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास जो ट्राइंगल होगा वो यहाँ पे होगा PQC, ठीक है। तो PQC में हमारे पास एंगल C कितना है, 30 डिग्री है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो tan 30 डिग्री का लेंगे, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/√3 के इक्वल होती है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री यानी कि PQ अपॉन CQ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये है यहाँ पे 1/√3 के इक्वल, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई कीजिए। PQ भी हमें 35 दिया हुआ है, ठीक है। CQ ये हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है, और इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CQ तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 35 मल्टीप्लाई होगा किससे, √3 से। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया है। अब बच्चों देखो आपके पास BC की भी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, और CQ की भी वैल्यू आ चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे दोनों को प्लस कर दो, BC प्लस CQ, तो ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यू BQ मिल जाएगी, जो कि हमने x मानी है। तो इसका मान यहाँ पे तो है हमारे पास 35/√3, ठीक है। और प्लस में ये वाली वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 35 गुना √3, ठीक है। तो यहाँ पे 35 × √3 प्लस 35 अपॉन √3। तो अगर आप इसको सॉल्व करने चलेंगे, ठीक है, तो 35 आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1/√3 प्लस में
√3। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 1 तो है इसके पास ऑलरेडी, प्लस ये √3 यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 3 कितना हो जाता है हमारे पास 4 और अपॉन में √3, ठीक है बच्चों। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 35 को 4 से गुना कर लीजिए, तो ये हमारे पास 140 अपॉन में √3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ पे 140 अपॉन √3 आता है तो हम यहाँ पर ना 140 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, किससे, √3 से। और √3 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 1.732 होती है, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे 1.732 से आप जब डिवाइड करते हैं 140 से 40 में जब आप डिवाइड करते हैं 1.732 से, तो ये हमारे पास 80.83 मीटर के अप्रोक्स आता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जी ये हमारा 80 मीटर के लगभग 80 मीटर के अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस भी आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर हम हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। ये हमने कौन सा किया, इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग। अगर हम हिंदी मीडियम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पकड़ते हैं तो उसमें हमारे पास ये जो 80 मीटर है ये दिया हुआ है, इसका मतलब अब हम यहाँ पर 80 रखेंगे, ठीक है। और ये x अब हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों। या आप यहाँ पे x नहीं लेंगे, उसकी जगह 80 ले लेंगे। तो अब आप x कहाँ पर लेंगे, आप एक काम कीजिए, BC वाली वैल्यू को आप x मान लीजिए, तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 80 माइनस x, ठीक है। BQ तो है जी 80 और आपने अलग अलग दोनों को ले लिया है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ BQ इज इक्वल टू 80 मीटर, BC हमारे पास है x मीटर एंड CQ ये हमारे पास है 80 माइनस x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। मतलब AB की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है और PQ की भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, और हमें बिंदु C से खंभों की दूरी भी ज्ञात करनी है, मतलब x और 80 माइनस x दोनों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे आपके लिए ये सेम डायग्राम जो है एक दूसरा बना देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये देखिए आप इस तरीके से, ये सेम हाइट के हैं बच्चों, ठीक है। ये A B और यहाँ पे हम ले लेते हैं P Q, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। आप देख पा रहे हैं ना कि एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ये x का मान है यहाँ पे और ये 80 माइनस x, हमें यहाँ पे इन सब के मान ज्ञात करने हैं। ए बी और पी क्यू चूँकि बराबर हैं तो हम एक काम करते हैं, इसकी जगह h ले लेते हैं और इसकी जगह भी h ले लेते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं समझना। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब चूंकि हमारे पास tan 60 डिग्री है तो वो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ये वाला पॉइंट सी है, ठीक है। ए बी अपॉन बी सी, tan 60 डिग्री की वैल्यू तो है जी √3 और ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है h और बी सी कितना है x। तो अगर हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h की वैल्यू जो है वो बराबर होगी किसके, √3x के। तो ये हमारे पास पहला रिलेशन आ चुका है, इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब जैसे हमने ABC ट्राइंगल लिया, हम इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे लेंगे PQC। अब PQC में हम देखेंगे तो हमारे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी, tan 30 डिग्री यानी कि ये हमारे पास होगी PQ अपॉन CQ के, ठीक है। आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3 और PQ हमारे पास कितना है h के इक्वल और CQ कितना है 80 माइनस x,
ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने चलेंगे अगर, तो हमें वज्र गुना यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको करके दिखा देती हूँ, आप यहाँ से यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो आपके पास h तो गुना हो जाएगा √3 के साथ, ओके, और उसके बाद 80 माइनस x। अब हम जानते हैं कि हमारे पास तो h की वैल्यू √3x है, तो हम यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देंगे √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। √3 को √3 से गुना किया तो 3 मिला, तो 3x बराबर 80 माइनस x। x यहाँ पे आ जाएगा तो आपके पास प्लस में हो जाएगा, और प्लस में जब हो जाता है तो इसकी वैल्यू 4x के इक्वल होगी एंड इट विल बी इक्वल टू 80। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 80/4 यानी कि 20 मीटर। ठीक है बेटा, समझ में आया ना x की वैल्यू। ये देखो x, ये वैल्यू मिल गई है कितनी 20, तो BC तो 20 मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि BC तो हमारे पास हो गया 20 मीटर, तो CQ कितना हुआ, वो 80 माइनस 20 कर दो, 60 मीटर हो गया। तो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या था, ये कहाँ गया, ये रहा कि खंभों की ऊंचाई और बिंदु C से खंभों की दूरी। तो हमने बिंदु C से खंभों की दूरी ज्ञात कर ली है। इस वाले खंभे की दूरी हमने ज्ञात की, वो कितनी मिली 20, और इस वाले खंभे की यहाँ से यहाँ तक की हमने जो दूरी ली वो 60। अब हमें खंभों की ऊंचाई भी तो ज्ञात करनी है, यानी कि h का मान भी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बच्चों हमने देखा कि इक्वेशन 1 जो है उसमें h की वैल्यू √3 इंटू x है। ओके, तो हम यहाँ पे ना x की जो वैल्यू है ये यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए रखिए, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों हमारे आंसर हैं, और उसके बाद हम h कैलकुलेट कर रहे हैं। तो √3 इंटू x का मान है यहाँ पे 20 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 20 को गुना कर रहे हैं किससे, 1.732 से, 1.732 से 20 को गुना किया। तो जब बच्चों आप इसको गुना करेंगे तो आपके पास ये मिलेगा 34.64। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अप्रोक्स वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, अप्रोक्स यानी कि लगभग मान। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 35 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, 35 मीटर। और अब देखो आप दूसरे वाले क्वेश्चन में जो इंग्लिश मीडियम में है उसमें इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 35 ही दी हुई है, 35 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारा मैंने आपको दोनों तरीके से करके बता दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है।